अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं CS 101 का मॉड्यूल 71 टू लेके 75। तो आज का ये लेक्चर मैं शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं कि आप काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए रेडी हो जाइए। हमने पिछले लेक्चर में एक टॉपिक स्टार्ट किया था वर्ल्ड वाइड वेब का, जिसके बारे में सिर्फ हमने इतना पढ़ा था कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो टिम बर्नर ली की तरफ से दिया गया एक कंसेप्ट था, जिसमें उसने कहा कि हम हाइपर टेक्स्ट के जरिए जो है वो प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हुए वेब पेजेस बना सकते हैं, और उन वेब पेजेस पे यानी कि हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, उसने ये चीज बताई थी, ये कंसेप्ट दिया था, और उसने पहला वेब पेज जो बनाया सॉफ्ट फॉर्म में उसको उसने लॉन्च किया दिसंबर 1990 के अंदर। ठीक है, अब हम ज़रा मज़ीद पढ़ते हैं कि वेब इम्प्लीमेंटेशन होती कैसे है या ये वेब पेजेज़ बनते कैसे हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक यही है। ठीक है? तो वो ये कहते हैं कि जब भी हम मतलब इंटरनेट के ऊपर इन सॉफ्टवेयर पैकेजेज़ को मतलब एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जब भी यानी हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हम सर्च करते हैं ना, तो 2 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं नेट के ऊपर। एक होते हैं ब्राउज़र्स और एक होते हैं वेब सर्वर्स। ब्राउज़र्स वो होते हैं जिनके ज़रिए हम नेट पे सर्च कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है? ये सारे क्या हैं? ये हमारे ब्राउज़र्स हैं। इन ये हमारे पास मौजूद होंगे तभी हम सर्च कर सकेंगे। ठीक है? ये हमारी तरफ से, ये यूज़र्स के प्लेटफ़ॉर्म होते हैं। ठीक है? ये मेरी साइड का प्लेटफ़ॉर्म है, कंप्यूटर के ऊपर मौजूद है, जिसके ज़रिए मैं अपना जो भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कंप्यूटर के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, जो मटेरियल मुझे चाहिए, मैं इसके ज़रिए ही माँग सकती हूँ इंटरनेट से। ठीक है? तो अब इसमें इन्होंने कॉमन जो इंटरनेट ब्राउज़र्स बताए हुए हैं, फायरफॉक्स है, सफारी है, ठीक है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इन्होंने अपने हिसाब से बता दिए, मैंने आपको अभी जो ट्रेंड में है वो बता दिए, गूगल क्रोम वगैरह। ठीक है? फिर जब हम इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फलाँ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दूसरी साइड पे इंटरनेट के पे ऊपर दूसरी साइड पे कुछ वेब सर्वर्स होते हैं, ठीक है? वेब सर्वर्स होते हैं जिनके पास हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है? यानी जो इन्फॉर्मेशन मैंने माँगी है उसके रिलेटेड उनके पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद होगा ना, वो डॉक्यूमेंट वो मेरे सामने प्रेज़ेंट कर देंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने प्रेज़ेंट हो जाएगी। अब वो जो डॉक्यूमेंट मेरे पास आता है, वो एक यूआरएल के साथ जुड़ा होता है। एक यूआरएल यानी एक यूनिक एड्रेस होता है उस डॉक्यूमेंट का, जिसको हम यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। उसके साथ वो जुड़ा होता है और जैसे ही हम उस पे क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्टली उस वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। ये चीज़ ज़रा मैं आपको लाइव भी दिखा देती हूँ कि होती कैसी है एक्चुअल में। तो ये कुछ होता इस तरीके से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ सर्च किया है, ठीक है? यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है? जैसे ही मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा है, डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन आपको कभी भी नहीं मिलती। आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन ये देखें हेडिंग्स की सूरत में दी गई है, ठीक है? ये ढेर सारी इसकी हेडिंग्स दी गई हैं, यानी कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने अपने-अपने वेब पेजेज़ अपलोड किए हुए हैं, ठीक है? आपको जो चाहिए आपको उस पे क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक मतलब पेज है और उन्होंने जो है उसका यूआरएल क्या है http://vu.edu.pk। ये इसका यूआरएल है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ या ये नीचे दी हुई लाइन में ये यूआरएल के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है? इस पे क्लिक करती हूँ, हम डायरेक्टली उसके वेब पेज पे चले जाते हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने वेब पेज पे दी होगी, हम डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाएँगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम डिफरेंट चीज़ें जब भी सर्च करते हैं तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ लोगों ने जिसने जो वेब पेज अपलोड किया होता है, उसके यूआरएल्स इस तरह से हमारे सामने हेडिंग की सूरत में आ जाते हैं, जिस पे हम क्लिक करते हैं उस पेज पे हम डायरेक्टली चले जाते हैं। तो ये होते हैं इनके यूआरएल्स, ये देखें यहाँ पे https://www.vu.edu.pk/apply, ठीक है? तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। हमारा अब हमारी मर्ज़ी है कि हमने कहाँ जाना है, हम अपनी जो है वो उसके रिलेटेड जो भी हमारी क्वेरी होगी, जो हमारा डिमांड होगा उस हिसाब से जो है वो हम क्लिक कर लेंगे। लेकिन जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो इस तरह जो है वो वेब पेजेज़ यूआरएल्स की सूरत में हमारे सामने आते हैं। जब हम उस पे क्लिक करते हैं तब जाके हमारे पास जो है वो उसकी डिटेल शो होना शुरू हो जाती है। ठीक है? तो ये होते हैं यूआरएल्स, ठीक है? यानी यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये जो यूआरएल होता है, इसके 4 हिस्से होते हैं, ठीक है? इसके 4 हिस्से होते हैं, ये ज़रा आसानी से आपको समझ आ जाए, मैं थ्योरी से हट के यहाँ पे आपको समझाती हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं ये हमारे पास अगर है एक यूआरएल मौजूद है कि http, ठीक है? कोलन डबल स्लैश eagle.mu.edu स्लैश ऑथर्स julius .kaiser.html। अब ये जो है यानी कि टोटली इसके 4 हिस्से हैं। सबसे पहला होता है प्रोटोकॉल, एचटीटीपी लगा हुआ है इसके साथ, तो ये इसका प्रोटोकॉल है। यानी प्रोटोकॉल मैंने आपको पहले ही पढ़ाया कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, यानी इंटरनेट के ऊपर जब भी हम किसी चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सेस हो सके, और हमारे उस एक्सेस को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस इंटरनेट वालों ने बनाए हैं, ठीक है? कि वो सिक्योरिटी वगैरह के लिए, तो उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो एचटीटीपी क्या है? एक प्रोटोकॉल है।
ये प्रोटोकॉल लगा हुआ है इस वेब पेज के साथ। उसके बाद आ गया है eagle.mu.edu। ये होता है निमोनिक नेम ऑफ होस्ट होल्डिंग द डॉक्यूमेंट, यानी जिस बंदे ने ये डॉक्यूमेंट बनाया है उसको, हर बंदे को एक यूनिक जो है वो एड्रेस दिया जाता है, उसके जो है वो उसके अदारे के नाम से, जो भी उसने बनाया है जैसी बात, उसको एक निमोनिक नेम दिया जाता है जिससे पता चलता है कि यानी ये फलां के, जैसे कि वीयू का यहाँ पे होता है तो वीयू.edu लिखा होता है, यानी हर एक का एक शॉर्ट नेम बनाया जाता है। जब भी कोई पेज बनता है ना, तो ये शॉर्ट एड्रेस जो होता है या ये निमोनिक नेम जो होता है, ये हमें जो है वो आईएसओ की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन बकायदा आईकैन है वो देती है। ठीक है। अब यानी कि दूसरा हिस्सा क्या होता है, निमोनिक नेम होता है। अब उसके साथ आगे क्या है, ऑथर शेक्सपियर, यानी पता चल रहा है कि इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इदारा है, उसने डॉक्यूमेंट बनाया है शेक्सपियर के हवाले से। ठीक है, ऑथर है एक, और शेक्सपियर, यानी ऑथर नामी एक डायरेक्टरी बनी होगी। ठीक है, यानी पहले तो हमारे पास निमोनिक नेम है, फिर तीसरा हिस्सा क्या है, डायरेक्टरी पाथ है, जो ये बता रहा है कि किस जगह पे, किस फोल्डर में डॉक्यूमेंट पड़ा होगा। यानी होस्ट का जो फाइल सिस्टम है, जो मेरे पास फाइल सिस्टम होगा, अगर मैंने वेब पेज बनाया है तो मेरे सिस्टम में किस जगह वो फाइल मौजूद होगी। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, ऑथर, यानी ऑथर नामी एक हमारे पास फोल्डर होगा, एक डायरेक्टरी बनी होगी, उसके अंदर शेक्सपियर नामी एक डायरेक्टरी बनी होगी, जिससे पता चल रहा है कि यानी एक फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर मेरा डॉक्यूमेंट होगा जो मुझे एक्चुअल में चाहिए। एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए, वो एंड पे नाम लिखा होता है डॉक्यूमेंट का, ठीक है? जूलियस केसर मुझे चाहिए, ये डॉक्यूमेंट है मेरा जिसको मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये कहाँ पड़ा हुआ है, ऑथर नामी एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर शेक्सपियर नामी एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर पड़ा हुआ है। यानी पूरा जो हमारा यूआरएल है, वो पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है 4 चीज़ों का। पहले प्रोटोकॉल, फिर निमोनिक नेम, फिर डायरेक्टरी पाथ और आखिर में डॉक्यूमेंट नेम। इन 4 चीज़ों से मिलके बनता है आपका यूआरएल। ये आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसको याद रखिएगा कि 4 हिस्से होते हैं एक यूआरएल के, प्रोटोकॉल, निमोनिक नेम, डायरेक्टरी पाथ और डॉक्यूमेंट नेम। ठीक है? यानी इन चीज़ों, इसके ज़रिए तो हम वेब पेज को एक्सेस करते हैं अगर किसी ने बनाया हुआ है। अब ज़रा हम आते हैं कि एक्चुअल में ये वेब पेज बनता कैसे है? क्या ये चीज़? ठीक है? तो ये जो वेब पेज होता है ना, एक्चुअल में जो है ये एक टेक्स्ट फाइल है। ठीक है? एक टेक्स्ट फाइल है जिसको जो है वो आपने इस तरह यूआरएल के साथ जोड़ के, जिसमें अपने आस्की वगैरह का इस्तेमाल करके एक जो है उसको आपने वेब पेज की सूरत में उसको डिस्प्ले किया हुआ है। अब होता ये है कि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि कंप्यूटर को 01 के अलावा तो कोई ज़ुबान समझ में आती नहीं है। हमारी ज़ुबान तो उसे समझ में नहीं आती, जबकि हमने तो वेब पेजेज़ पे देखा है डाटा हमारी ज़ुबान में शो हो रहा होता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है कि सबसे पहले हमें जो है किसी न किसी ऐसी जो है वो वेबसाइट का हम इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर हम वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है? तो उसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसकी टैग्स वगैरह लगाते हैं, कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं कि उसके ज़रिए फिर हमारे पास जो वेब पेज है ना, वो वैसे वाला शो हो रहा होता है हमारी लैंग्वेज में। ठीक है? लेकिन पीछे जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो और है, जो कंप्यूटर को समझ आ रही है वो वाली। बिल्कुल उन्हीं लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल। एचटीएमएल ये वो लैंग्वेज है, ये वो सिस्टम है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये सारा टैग्स से बनी हुई लैंग्वेज है। इसमें प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे-जैसे हम वो टैग्स का इस्तेमाल करते जाते हैं, दूसरी तरफ हमारा वेब पेज बनता जाता है और उसपे डिस्प्ले हमारी ज़ुबान में हो रहा होता है। ठीक है? अब इसके बारे में ज़रा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि इसमें कैसे-कैसे टैग्स होते हैं, ठीक है? तो यानी कि इसमें आपने जितना भी डाटा लिखना है ना, उसके साथ टैग्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कहते हैं कि आपने मतलब शुरू किया ना, तो आपको कोई ना कोई टाइटल तो देना ही है उसको कि ये वेब पेज किस बारे में है। तो टाइटल देने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, हेड का टैग लगाना होता है। अब ये टैग्स सिंबल्स के साथ जुड़े होते हैं, यानी साथ देखिए ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का सिंबल सबके साथ लगता है। ठीक है? हेड का टैग आप लगाओगे तो जब आप टाइटल लिख लोगे तो इस हेड के टैग को क्लोज़ करोगे। क्लोज करने के लिए सिर्फ एक चीज का इजाफा होगा कि यहाँ पे स्लैश का इजाफा हो जाएगा। जो टैग शुरू होगा उस टैग ने क्लोज भी होना है। ठीक है? तो यानी कि ये हेड के टैग, 2 टैग्स लगेंगे, दरमियान में आपने जो भी टाइटल देना है उसको लिखोगे और वो जो है मतलब जब हमारा पेज डिस्प्ले होगा तो ये टैग्स नहीं शो हो रहे होते। जो दरमियान में आपने लिखा सिर्फ वो शो हो रहा होता है। प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। ठीक है? सिर्फ अभी इन टैग्स को समझिए। फिर आपके पास बॉडी का टैग आएगा। बॉडी के टैग में भी आप शुरू का इनिशियल टैग लगाओगे कि मतलब ग्रेटर देन और स्मॉलर देन की मतलब लगा के सिंबल्स और बॉडी लिखा आपने। अंदर आपने जो लिखना है लिख के और एंड पे फिर इस बॉडी टैग को भी आप क्लोज कर दोगे। ठीक है? आप जो भी अंदर डाटा लिखना चाहते हो आप लिखोगे। फिर कहते हैं कि इसके दरमियान डाटा लिखने के लिए, यानी बॉडी टैग के अंदर डाटा लिखने के लिए भी हमारे पास समझ लें 6 साइजेस होते हैं। ठीक है? 6 साइजेस हैं, H1 से लेके H6 तक 6 साइजेस हैं। जिस टैग का आप इस्तेमाल करोगे इतना बोल्ड हुआ वो लिखा हुआ आ जाएगा, इतना मोटा-मोटा लिखा हुआ आ जाता है। H1 का इस्तेमाल करते हो तो सबसे बड़ा, H6 सबसे छोटा। ठीक है? आपके लिए मतलब आपकी फिज़िबिलिटी के लिए कि आपको जो चाहिए, आपकी जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपने पैराग्राफ की सूरत में अगर लिखना है कुछ तो आप क्या करोगे, पैराग्राफ का टैग लगाओगे जो क्या है पी का टैग। ठीक है? पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो पी का टैग लगेगा और जब क्लोज़ हो जाएगा तो फिर पी का एंडिंग टैग लगेगा।
यहाँ पे इन्होंने जस्ट टैग्स बताए हुए, यहाँ पे इन्होंने ना पेज को डिस्प्ले करके दिखाया हुआ है आपको। ये मैं आपको करके दिखाऊँगी, इस वज़ह से यहाँ पे बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि यानी कि मैं सिर्फ़ एक चीज़ बता देती हूँ, ये देखिए, ऊपर वाले हिस्से में सारा वो कोड लिखा हुआ है। बाकायदा टैग्स लगे हुए हैं, जबकि नीचे उन्होंने कहा है कि द पेज एज़ वुड अपीयर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पे ये देखें, स्क्रीन पे सिर्फ़ इतना सा अपीयर हो रहा है, यानी जो एक्चुअल में आपने लिखा है, वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है, उन टैग्स के दरमियान में जो आपने लिखा था। बाकी टैग्स जो लगने हैं, वो कहीं और लगने होते हैं। और पेज के ऊपर सिर्फ आपका जो दरमियान में टैग्स के दरमियान में लिखा हुआ डाटा है, वो शो हो रहा होता है। ठीक है? उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास टैग्स जो आ जाते हैं, वो बोल्ड का और अंडरलाइन का टैग आ जाता है। ठीक है? कि अगर आपको डाटा को जो है वो बोल्ड करना है तो बी का टैग लगेगा। ठीक है? बोल्ड करने के लिए बी का टैग लगेगा, अंडरलाइन करना है तो यू का टैग लगेगा। तो यानी ये इन्होंने कुछ टैग्स हमें बताए हैं। ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको एक्चुअल में मैं अगर आपको बताऊँ, क्योंकि एमसीक्यूज़ बेस्ड आपका पेपर है, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इतना ही आएगा कि आपसे टैग्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है? कि मतलब बोल्ड करने के लिए कौन-सा टैग यूज़ होता है, या कितनी किस्म की हेडिंग्स होती हैं, यानी कितने आप 6 हेडिंग्स होती हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने का सिर्फ़ इतना है कि एक तो ये कि आपको एचटीएमएल की जो कांसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में ये किस तरह से लैंग्वेज लिखी जाती है और फिर ये डिस्प्ले किस तरह से होता है। कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो दूसरा आपको साथ-साथ आपको ये टैग्स जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको जो है वो याद हो जाएँगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं एचटीएमएल का एक वेब पेज आपको बना के दिखा देती हूँ, जिससे आपके टैग भी याद हो जाएँगे, एचटीएमएल लैंग्वेज किस तरह से यूज़ होती है, ये भी आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आते हैं अब वेब पेज बनाने के लिए आपको जो है वो एक वेब पेज जनरेटर चाहिए। नोटपैड जो है वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है? नोटपैड एक एक तो ये होता है कि एज़ अ यानी कि आपके हर विंडो में, चाहे विंडो 7 है, 10 है, जो भी है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये मौजूद होता है। तो अब हम बकायदा जितने जो एचटीएमएल है, उसके ज़रिए किस तरीके से वेब पेज बनाया जाता है, हम उसको देखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये नोटपैड पे बनता है, मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। ठीक है? नोटपैड में इसलिए बना रही हूँ कि नोटपैड जो है, एक तो ये इसमें बनाए हुए जो होती हैं एक्सटेंशन, जो भी बनाते हो आप पेजेस वगैरह, वो किसी भी ब्राउज़र पे जो है वो ओपन हो सकते हैं। इस नोटपैड काफ़ी ईज़ियर भी होता है। दूसरा ये कि कोई भी विंडो आपके पास, विंडो 7 हो, विंडो 10 हो, हर किसी में ये ईज़िली मिल जाता है। ठीक है? ये बाय डिफ़ॉल्ट उसमें मौजूद होता है। तो मैं अब इस पे आपको, इससे ये होगा कि मैं बना के इसलिए दिखा रही हूँ कि एक तो आपको टैग याद हो जाएँगे ऑटोमैटिकली, दूसरा आपको पता चल जाएगा कि हर टैग को लगाने से क्या होता है, हमारे वेब पेज में क्या चेंजिंग आती है। ठीक है? तो सबसे पहले जो बुनियादी बिल्कुल टैग्स हैं जिनसे वेब पेज बनता है, हम वो लगाएँगे। ठीक है? उनको लगाने के लिए मैंने जो है ये टैग लगाए, डॉक टाइप HTML। मैं आपको साथ-साथ एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट बता दूँ कि जो HTML है, ये जो है वो, इसमें आप कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो लफ्ज़ बड़ा लिखो या छोटा लिखो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इसको। ठीक है? यानी आपके वेब पेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वो सही प्रोसेस करेगा, जो आप लिखोगे वो सही होगा। मैंने ये 2 आपके सामने यहाँ पे टैग लगाए हैं। एक है डॉक टाइप HTML, यानी कि हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वो HTML के टाइप का है। ठीक है? और दूसरा ये हमारा ओपनिंग टैग है, यानी कि मैंने जिस तरह आपको पीछे जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे थे उसके ऊपर से हैंडआउट से, तो मैंने देखा था कि हर टैग जो आपने टैग लगाना है, उसका एक ओपनिंग टैग होता है और एक जो है वो उसका एंडिंग टैग होता है। तो ये हमारा ओपनिंग टैग है, इसके अंदर हमने सारे टैग लगाने हैं और हमारा पेज बनेगा। यानी कि ये बुनियादी टैग्स हैं जो आपने मस्ट लगाने हैं। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टैग है जो लगेगा, वो है हेड का टैग। हेड का टैग लगाया मैंने और इसका साथ ही मैंने जो है वो एंडिंग टैग भी लगा दिया। दोनों टैग्स में फ़र्क क्या होता है? सिर्फ़ एक स्लैश का फ़र्क होता है। ठीक है? अब हेड के अंदर हमने जो एक टैग बनाना होता है, वो है टाइटल का टैग, यानी आपने जो भी अपने वेब पेज को नाम देना है ना, वो इस जो है वो टैग के अंदर आएगा। तो मैं इसका पहले एंडिंग टैग बना लूँ, फिर मैं इसके अंदर नाम लिखूँगी। ये मैं जो साथ ही ओपनिंग और साथ ही एंडिंग टैग बना देती हूँ, ये इसलिए कर रही हूँ कि बाद में जब ये बड़े हो जाते हैं टैग्स, यानी इनके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो हमें भूल जाता है कि हमने कौन-सा टैग शुरू किया था और उसको हमने एंड किया या नहीं। इसलिए आप जो भी टैग शुरू करो, उसको एंड साथ ही ज़रूर कर लो, इससे आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि पेपर में भी आपने ये टैग इस तरीके से बनाने हैं। तो टाइटल हम अपने पेज का क्या-क्या रखने जा रहे हैं? स्टडी विद बीआरडी रख लेते हैं। स्टडी विद बीआरडी, ये हमारे पेज का जो है वो नाम होगा। उसके बाद हम आगे इसका जो बुनियादी टैग है वो है बॉडी का टैग। जो भी टैग बनाना है, याद रखना है कि उसे क्लोज जरूर करना है। ठीक है? हर टैग को, यानी ये अभी समझ लें कि बेसिक स्ट्रक्चर है जो होना जरूरी है आपके एक पेज को बनाने के लिए। और ये हमारा लास्ट HTML का क्लोजिंग टैग हो गया।
ठीक है, ये देखें HTML का टैग शुरू हुआ था वो भी क्लोज हुआ है, हेड का टैग शुरू हुआ था उसको भी जो है हमने क्लोज किया था, टाइटल का टैग को भी क्लोज किया, बॉडी के टैग को भी क्लोज किया और HTML का टैग एंड पे क्लोज हुआ है। हर टैग क्लोज होना जरूरी है आपका, अदरवाइज आप वो उसको डिस्प्ले नहीं कर सकेंगे। ठीक है, फिलहाल ये वो सारे बेसिक हैं, समझ लें कि जो जरूरी है किसी सिर्फ पेज को बनाने के लिए। अभी हमारा खाली पेज बनेगा, फिर हमने उसमें जो जो चीजें ऐड करनी होगी वो हम करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो किस तरीके से ऐड होती जा रही है। पहले हम ये देखते हैं कि ये हमने लिख लिया, हमारा पेज बनता है कि नहीं। तो मैं ये फाइल पे क्लिक कर रही हूँ और फाइल पे क्लिक करके मैं इसको सेव करूंगी। मैं इसको सेव करूंगी डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करने जा रही हूँ और मैं इसका नाम रख लेती हूँ BRD, यानी इस फाइल का नाम। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो भी नाम लिखा है फाइल का उसके आगे HTML या HTM जरूर लिखना है, अदरवाइज जितना भी आपने नोटपैड पे लिखा हुआ है वो आपका टेक्स्ट की फॉर्म में सेव हो जाएगा, आपका वेब पेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो लाजमी जो है ये आपने आगे लिखना है। ये मैंने कर दिया और अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा वेब पेज बना है कि नहीं। ये देखिए क्रोम की सूरत में हमारे पास एक शक्ल नजर आ रही है हमें, ठीक है, जिसने जो हमें ये बता रही है कि हमारा वेब पेज बन चुका है। इसको हम ओपन करते हैं और अब हम देखते हैं। और ये देखिए हमने क्या किया था, हमारा पेज खाली है क्योंकि हमने उसमें कुछ नहीं लिखा था, हमारी बॉडी खाली था ना, उसका बॉडी पार्ट, तो हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, ये खाली है। हमने सिर्फ क्या किया था कि हमने टाइटल दिया था और ये देखें स्टडी विद BRD हमारे पास टाइटल आ चुका है, यानी कि इस टाइटल से हमारा एक पेज बन चुका है। अब हम वहां पे जो भी लिखेंगे टैग की सूरत में वो यहाँ पे अपना जो है वो शो होता रहेगा, डिस्प्ले होता रहेगा। अब बॉडी टैग में हम जो नेक्स्ट हमारे सिलेबस में चीज है वो है कि 6 किस्म की हेडिंग्स होती है, यानी हेडिंग्स जो है वो उसके 6 साइज होते हैं। ठीक है, 6 साइज होते हैं, H1 से लेके H6 तक। H6 तक टैग्स होते हैं। ठीक है, तो हमने जो है वो मैं आपको यहाँ पे 2 करके दिखा देती हूँ। यानी कि H1 जो है वो सबसे बिगेस्ट साइज होता है और इसी तरीके से जो है वो H2 छोटा और उससे छोटा छोटा, और H6 जो होता है वो सबसे छोटा होता है। हेडिंग में हम क्या लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, ये समझ लिए हमारी हेडिंग है। ठीक है, तो मैं ये हेडिंग एक मैंने बनाई है, एक और हेडिंग बना लेते हैं ताकि 2 साइज कम से कम आपको पता चल जाए। इस तरीके से 6 साइज होते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो बना के देखते हैं कि हमारी हेडिंग्स वहां पे शो हो रही हैं अब या नहीं हो रही। मैंने ये जो हेडिंग 1 में लिखा है इसी को मैं हेडिंग 2 में भी लिख देती हूँ। और ये हमारे पास हेडिंग यहाँ पे बन चुकी है, इसको मैं सेव करूंगी और उसके बाद फिर हम अपने पेज पे जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो हमारे पास ये हेडिंग्स वहां पे बनी है या नहीं बनी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेव किया। अब हम अपने पेज पे जाते हैं, ये पेज था, इसको मैंने रिफ्रेश किया और ये देखिए हमने 2 हेडिंग्स बनाई थी, हमारी 2 हेडिंग्स बन चुकी हैं। यानी अगर आपका यहाँ पे आउटप्ले यानी कि जो भी उसकी आउटपुट है वो अगर यहाँ पे शो हो रही है तो मतलब आपने टैग सही लगाए हैं। अगर नहीं आउटपुट शो हो रही तो मतलब आपने टैग में कोई ना कोई गलती की है, ओपनिंग या एंडिंग नहीं लगाई है, उसमें स्लैश नहीं लगाया, कुछ भी आपने अगर गलती की होगी तो आपको यहाँ पे कभी भी आउटपुट शो नहीं होगी। आउटपुट शो हो रही है इसका मतलब यह है कि आपके टैग्स बिल्कुल सही लगे हैं, आपने इक्वेशन बिल्कुल सही बनाई है। तो ये हेडिंग्स मैंने आपको समझा दी। अच्छा, जितना भी हम ये बना रहे हैं, हेडिंग्स बनाई हैं, इसके अलावा हम पैराग्राफ बनाना भी सीखने लगे हैं, ये सब कुछ बॉडी टैग के अंदर अंदर ही होना चाहिए, इसके बाहर नहीं है। ये सब कुछ बॉडी टैग के अंदर, क्यों? क्योंकि हम उसके बॉडी पार्ट में लिख रहे हैं। तो पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज होता है, P का टैग यूज होता है। ये हम साथ साथ क्लोजिंग टैग भी बना लेते हैं। तो पैराग्राफ में अब हम जो भी लिखेंगे वो हमारे पास वहां पे पैराग्राफ की सूरत में आएगा। जैसे मैं कह सकती हूँ कि दिस इज आवर फर्स्ट वेब पेज, we are learning that how to make web pages. I hope you are enjoying learning with BRD। ये हमने एक पैराग्राफ लिख लिया है। ठीक है, ये हमने पैराग्राफ लिखा है और अब हम इसको पैराग्राफ को सेव करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारा ये पैराग्राफ हमारे पेज पे शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा। ठीक है, मैं इसको सेव करने जा रही हूँ और सेव करने के बाद हम इसको देख लेते हैं वहां पे। याद रखें जो आपकी वहां पे आउटपुट शो हो गई, समझ लें कि आपका जो है वो आपने टैग बिल्कुल सही लगाया था। इस वजह से जरूरी है कि आप जो है, मैं आपको साथ साथ करके सिर्फ इसी वजह से दिखा रही हूँ
ये मैंने यहाँ पे देखा, इसको मैंने रिफ्रेश किया और ये देखिए हमारे पास हमारे जो ये मैंने लिखा था पैराग्राफ की सूरत में ये आ चुका है। जितना लंबा होगा वो पैराग्राफ आपका लिखे जाता जाएगा, पैराग्राफ की सूरत में आ चुका है यहाँ पे, यानी कि हमारा टैग बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में चीज शामिल है वो है कि अगर आपने कुछ बोल्ड लिखना हो, यानी कि वो नॉर्मल लिखा हुआ था, अगर बोल्ड लिख रहा हो तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, वो है बी का टैग। ठीक है, बी का टैग यूज होता है। और अब हम यहाँ पे कुछ बोल्ड भी लिख के देख लेंगे कि क्या वो हमारा बोल्ड वहां पे लिखा जाता है या नहीं। दिस इज बोल्ड टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, यानी मैंने यही लिख लिया और इसको अब हम सेव करके देखते हैं कि क्या हमारा वहां पे ये बोल्ड में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। मैं आपको हर एक की बार बार आउटपुट सिर्फ इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये टैग्स भी साथ साथ याद होते रहें। ठीक है, आपको ये टैग भी याद रखने हैं क्योंकि मेन हमारा जो काम है इसमें वो यही है कि हमने ये टैग याद करने हैं। पेपर में हमारे जो चीज आएगी वो ये टैग वाली ही आएगी। अब हमने यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा ये टैग बोल्ड लिखा गया कि नहीं। ये देखें, अब ये हमारा टैग जो जो हमने अभी लिखा है टेक्स्ट वो हमारा बोल्ड लिखा गया। पहले वाला जो लिखा गया था वो नॉर्मल पैराग्राफ की सूरत में लिखा गया था, क्योंकि अब हमने बोल्ड की साथ टैग लगाया था तो ये हमारा बोल्ड हो गया। और आखिरी चीज जो हमारे सिलेबस में शामिल है हमने देखनी है वो है अंडरलाइन। अंडरलाइन का टैग, अंडरलाइन का टैग अगर यूज करना हो तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, यानी अंडरलाइन अगर हमने कुछ लिखना हो अंडरलाइन करके तो उसके लिए टैग यूज होता है यू का। यू का टैग यूज होता है। और ये हम यू का टैग यूज करके भी देख लेते हैं कि क्या हमारा जो जो हम लिखेंगे वो अंडरलाइन हुआ हुआ लिखा जाएगा या नहीं। दिस इज अंडर अंडरलाइन टेक्स्ट। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बार बार एक एक टैग लगा के उसकी आउटपुट भी दिखा रही हूँ ताकि आपको टैग अच्छे से याद हो जाएंगे। आपने जो भी टैग है आपका उसको जिस तरह ओपन करना है क्लोज भी जरूर करना है। ठीक है, क्लोज करेंगे तो ही आपका जो है वो वहां पे आउटपुट शो होगी। ये हमने यहाँ पे इसको कर दिया सेव और अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे और हम देखते हैं। ये देखिए हमने वो टेक्स्ट लिखा था और वो अंडरलाइन हमारे पास आ चुका है। ये जो भी हम वहां पे लिखते हैं वो हमारे वेब पेज पे इस तरीके से बनता जाता है। इस तरीके से वेब पेजेस बनते हैं। हमारे फिलहाल वेब पेज के लिए जितनी हमें मालूमात CS101 के इस कोर्स में दी गई है वो इतनी ही है कि वेब पेज किस तरीके से बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या बुनियादी टैग होते हैं, उसके अलावा उसमें टाइटल लिखने के लिए, हेड के लिए, बॉडी के लिए क्या टैग्स हैं, हेडिंग्स के लिए क्या टैग होते हैं, पैराग्राफ के लिए क्या होते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए क्या है और अंडरलाइन करने के लिए क्या है। ये टैग्स आपको याद करने हैं। और इसी तरह आपको वहां पे एक सिचुएशन दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इसका HTML बनाए, यानी कि आपको एक लाइन लिखी हुई दे दी जाएगी, कोई भी सिचुएशन लिखी हुई दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि वो टैग बनाए। उसमें क्या करना है, अपने बेसिक बनाना है, यानी कि आपने जो है वो शुरू में HTML लिखना है। HTML लिखा, फिर हेड का बनाया, हेड के अंदर टाइटल। टाइटल आपका या तो उन्होंने आपको बताया होगा या फिर उन्होंने कहेंगे कि इस पैराग्राफ का आप खुद से कोई टाइटल रख लो, तो आप कोई भी टाइटल रख लोगे। कोई शॉप वगैरह का नाम हो सकता है, कोई शॉप की किसी की इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ भी इंफॉर्मेशन वो आपको दे देंगे और आपने टाइटल में उसका नाम लिख देना है। और फिर उसके बाद बॉडी के टैग में उन्होंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी उसको पेस्ट कर देना है और उसके बाद फिर आपने उस टैग को, बॉडी के टैग को भी बंद करना है और उसके बाद HTML के टैग को बंद, यानी एक स्ट्रक्चर बनाना है बेसिक। यही क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आया हुआ था, इस वजह से मैंने जरूरी समझा कि मैं आपको इस तरह प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। और मैंने आपको ये इसकी आउटपुट सिर्फ इस वजह से दिखाई कि जब वो पेपर चेक करते हैं तो सिर्फ आपके टैग्स को वो सेव करके वो देखते हैं कि आउटपुट हमारे पास शो हो रही है या नहीं। इसलिए आपके सारे जो टैग्स हैं उनका बिल्कुल सही होना जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें। सिर्फ सुन लेने से कि फलां के लिए फलां टैग यूज होता है, इससे तैयारी नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मिड टर्म के लिए, इवन के फाइनल टर्म के लिए भी जरूरी है कि फाइनल टर्म में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इसलिए मैंने आपको ये समझाना जरूरी समझा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है XML का। मैंने XML आपको हैंडआउट से इस वजह से नहीं करवा रही कि सिर्फ एक मॉड्यूल में उन्होंने शॉर्टली उसको काफी टफ वर्डिंग के साथ वहां पे दिया हुआ है, जो कि आपको शायद वहां से चीजें क्लियर ना होती। उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी समझने वाली वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं पॉइंट्स के हिसाब से, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो XML क्या होती है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जिस तरह वो हमारी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी, ये हमारी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ये किस लिए यूज होती है? इट इज यूज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डाटा। डाटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांसफर किसी और को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हायरार्किकल होता है, यानी उसमें जो है वो स्टेप्स बने होते हैं कुछ। जब आप एग्जांपल में आपको जब समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में वो है ये सेल्फ डिफाइंड टैग्स होते हैं इसके।
यानी जिस तरह हम एचटीएमएल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बोल्ड करने का फलां टैग होता है, पैराग्राफ राइट करना हो तो उसके लिए फलां टैग लगाना होता है, हेडिंग्स के लिए फलां मतलब सारे टैग्स थे वहाँ पे, प्री डिफाइंड टैग्स थे, जिनको याद करना हमारे लिए ज़रूरी था और उन टैग्स के साथ ही आप जो है वो कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो आपका वो डिस्प्ले होता था। ऐसा ही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें टैग्स आपने खुद बनाने होते हैं। आप खुद टैग्स बनाओगे अपनी सिचुएशन के लिहाज से, अपनी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के लिहाज से। इसमें सेल्फ डिफाइंड टैग्स होते हैं, प्री डिफाइंड नहीं होते। ठीक है? इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। अच्छा, इसके भी अगर मैं बताऊँ तो प्री डिफाइंड सिर्फ़ एक ही है कि ये जो पहले पे आपने लिखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप एक्सएमएल का वर्ज़न कौन-सा यूज़ कर रहे हो और उसके बाद आप उसकी एन्कोडिंग किसमें कर रहे हो। ये आईएसओ जो है ये मतलब इसका प्रोटोकॉल वर्ज़न है, ठीक है? कि जिस प्रोटोकॉल में इसकी एन्कोडिंग हो रही है, बस ये आपने फर्स्ट में लिखना होता है। बाकी आपके सारे टैग्स आपने खुद बनाने होते हैं। और ये मस्ट है ऊपर लिखना। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने एक सिचुएशन जो लिखी हुई है, वो ये है कि आपने अगर एक कॉलेज के कुछ 2 क्लासेस हैं, उनके अगर स्टोर करना है डाटा कि उनके स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने हैं, अपने रोल नंबर वगैरह स्टोर करना है। तो अगर आप उसका एक्सएमएल बनाओगे तो किस तरीके से बनेगा? मैंने बताया था कि इसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। तो आप क्या करोगे, पहला टैग क्या है, क्योंकि ये कॉलेज की इन्फॉर्मेशन है तो कॉलेज का टैग मैंने बनाया, ओपनिंग टैग है। इसी तरह अब मैंने क्लास 1 का टैग बनाया, ओपनिंग टैग, फिर नेम का टैग है और नेम के अंदर मैंने अहमद लिखा और फिर हमने उसका क्लोजिंग टैग लगा दिया। उसके बाद मैंने रोल नंबर का ओपनिंग टैग लगाया, रोल नंबर लिखा 3 और रोल नंबर का मैंने क्लोजिंग टैग लगा दिया। ठीक है? और इस तरह ये क्लास 1 की जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है और मैंने इसका क्लोजिंग टैग लगा दिया। मतलब मैंने एक नाम और एक रोल नंबर लिखा है। इस तरह मैंने पूरी क्लास की लिखनी है तो इसमें पूरी क्लास के नाम और रोल नंबर आ जाएँगे। ठीक है? दूसरा जो है फिर हम इसी तरह दूसरी क्लास का मैंने ओपनिंग टैग बनाया, उसमें नाम के जो है वो टैग लगा के उसमें मैंने बीआरडी लिख के क्लोजिंग टैग लगा दिया। उसी तरह उसका रोल नंबर लिखा और क्लोजिंग टैग लगा दिया। क्लास 2 की इन्फॉर्मेशन भी पूरी हो गई। और अब हमने जो कॉलेज का ओपनिंग टैग लगाया था उसको हम क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी हो चुकी है। तो ये देखिए हमने टैग खुद बनाए हैं अपनी सिचुएशन के लिहाज से। क्यों? हमें सिचुएशन ही ऐसी दी गई थी कि एक कॉलेज है उसकी 2 क्लासेस के बच्चों के नाम और उनके रोल नंबर के जो है वो आप एक्सएमएल बना दें। ठीक है? तो ये हम खुद इस तरीके से टैग्स बनाएँगे और इस तरीके से हायरार्की बनाई जाएगी। बस आपने ये देखिए सिचुएशन वही है, यानी टैग्स होते ही इसी तरीके से हैं कि एक ओपनिंग टैग होता है और इसी तरह का एक क्लोजिंग टैग होता है। लिखने का तरीका भी वही है। सिर्फ ये कि टैग्स आपने खुद बनाने होते हैं। इसी तरीके से मैंने एक और मिसाल यहाँ पे दी हुई है कि आपने किसी को मेल सेंड करनी है, कोई नोट सेंड करना है, अहमद को ने करना है अली को, और क्या है वो नोट के रिमाइंडर है कि आपने जो है मीटिंग जो है वो 8 बजे है। ये रिमाइंडर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका एग्जाम्पल अगर अपने बनाना हो तो क्या है कि हमें नोट भेज रहे हैं क्योंकि, ठीक है? तो नोट लिखेंगे ऊपर, टू किसकी तरफ से, अली की तरफ से, क्लोजिंग टैग लगा दिया, फ्रॉम लिखा, फ्रॉम अहमद को जाना है, ठीक है? तो अहमद की तरफ से अली के लिए, तो अहमद लिखा और उसका क्लोजिंग टैग लगा दिया। हेडर में क्या है कि इसकी हेडिंग हम दे रहे हैं कि ये क्या है, ये रिमाइंडर है, ठीक है? और बॉडी में क्या है, बॉडी में हम वो बिल्कुल पेस्ट कर देंगे जो हमें बोला गया है भेजने के लिए, मीटिंग एट 8 पीएम, और हम इस नोट का क्लोजिंग टैग लगा देंगे। तो ये इस तरीके से जो है वो एक्सएमएल के टैग्स बनते हैं। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह की कोई भी सिचुएशन दी जा सकती है और आपने उसका टैग बनाना होगा। मज़ीद इसका कांसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है दोनों में, मैं आपको समझा देती हूँ। एचटीएमएल जो था वो यूज़ होता था डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। जब मैंने आपको सिखाया था तो मैंने आपको दिखाया था, एक तरफ मैं नोटपैड पे टैग्स लगा रही थी और दूसरी तरफ वो डाटा डिस्प्ले हो रहा था हमारे पास वेब पेज पे। ऐसा ही था ना? ये डाटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, जबकि एक्सएमएल जो है वो डाटा को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। मेरी दोनों मिसालें अगर आप गौर करें तो एक ये डाटा को स्टोर करने की मिसाल है कि आपने एक डाटा स्टोर करना है, एक कॉलेज का डाटा था। दूसरी जो है डाटा ट्रांसफर करने की मिसाल है कि आपने एक नोट जो है वो सेंड करना है और उसका जो है वो मैंने आपको एक्सएमएल बना के दिखाया। ठीक है? अगली जो दोनों में डिफरेंस है वो है कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज थी, ठीक है, एचटीएमएल, जबकि ये एक प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क, यानी सिर्फ इसने हमें फ्रेमवर्क दिया है कि इस तरीके से आपने बनाना है और हमने बनानी खुद होती है मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है? तीसरा क्या है कि ये एचटीएमएल जो है वो नॉट केस सेंसिटिव थी, इसमें केस का कोई नहीं, आप बड़े अल्फाबेट यूज़ करो, छोटे यूज़ करो, आपके आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक्सएमएल जो है ये केस सेंसिटिव है, आप जिस तरीके से लिखोगे वैसा ही आपका स्टोर और आपका ट्रांसफर होगा। इस वजह से आपको लिखते हुए मतलब अपने जो नेम है उनके लेटर्स कैपिटल करना या जो शुरू हो रहा है फ़िक्रा, जहाँ-जहाँ पे मतलब कैपिटल्स यूज़ होते हैं आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ये केस सेंसिटिव होती है। उसके अलावा एचटीएमएल में की अगली जो है वो ये प्री डिफाइंड टैग्स थे जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, और इसमें हम टैग्स अपने खुद क्रिएट करते हैं। एचटीएमएल जो होती है वो स्टैटिक होती है, इसमें चेंजेस नहीं होते, और जो एक्सएमएल होती है ये हम सिचुएशन के लिहाज से हमारे टैग्स चेंज होते रहते हैं, ये डायनामिक होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।